आप पृथ्वी से अपनी सुपर मॉडर्न स्पेसशिप में बैठकर एक सेफ दूरी पर उड़े और फिर अरे आप तो इंटरस्टेलर स्पेस में प्रकाश की गति से भी तेज स्पीड से उड़ रहे हैं। आप हजारों चमचमाते सितारों से आ रही रोशनी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मिनट बाद ही आप आकाशगंगा की दूसरी तरफ निकल गए और अपने काम पर जा रहे हैं। ऐसा सफर लंबे समय से इंसानों के लिए एक आम बात हो गई है, क्योंकि आप उस मानव सभ्यता के सदस्य हैं जिसने पूरी आकाशगंगा को जीत लिया है। पर वहां पहुंचने में करीब 9 करोड़ साल लगे। तो आखिर हमने ये हासिल कैसे किया? ये एक कंप्यूटर गेम जैसा है। शुरुआत में हमारे पास 3 मदरशिप्स का एक बेड़ा था जो 499 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यात्रा करता था। उनमें से हर एक स्पेसशिप में 10 कॉलोनाइजेशन पैड्स थे। स्पेसशिप एक पैड को खोल सकती थी और उन्हें मनचाहे ग्रह पर गिरा सकती थी। हमारे पास 2 स्पीड शिप्स भी थीं, जो 2 गुनी तेजी से चलती थीं, मगर वे सिर्फ एक ग्रह को ही कोलोनाइज कर सकती थीं। हर कोलोनाइज्ड ग्रह एक अभियान पर एक नई स्पेसशिप भेज सकता था। तो ऐसे 9 करोड़ सालों में मानवता आकाशगंगा में फैलने में सक्षम हो गई, पर इसमें ज्यादातर वक्त एक तारे से दूसरे तारे तक उड़कर पहुंचने में बीता। तो कोलोनाइजेशन की सबसे बड़ी दिक्कत है स्पीड। साल 2021। अब हमारी स्पेसशिप करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है। इस स्पीड से न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस तक का सफर 4 मिनट से भी कम समय में तय हो जाएगा। पर मंगल जैसे पड़ोसी ग्रहों की यात्रा करने में अभी भी लगभग 7 महीने लगते हैं। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटारी 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी प्रकाश जो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से पहुंचता है, उसे भी सूर्य से वहां तक पहुंचने में 73,000 साल लगेंगे। ये तो एक एडवांस्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन के वजूद से भी लंबा वक्त है। और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे 1,05,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। तो प्रकाश की गति से यात्रा करने पर भी इसके पार पहुंचना नामुमकिन है। तो जाहिर है कि मानव को यह यात्रा करने के लिए नए रास्ते खोजने ही थे। आइए हम भविष्य में जाकर देखें और मान लें कि हमने ये समस्या सुलझा ली है। हम माइक्रोस्कोपिक प्रोब्स पर तेजी से आगे बढ़ने लगे, जो पृथ्वी से एक डायरेक्शनल लेजर बीम के द्वारा संचालित होती थी। इससे प्रकाश की गति की 25% स्पीड तक पहुंचना संभव हो गया था, पर अब भी ये बहुत धीमी गति ही थी। दिक्कत ये थी कि कोई भी चीज जिसका मास हो वो प्रकाश की गति से यात्रा नहीं कर सकती। इसीलिए हमने एल्क्यूबियर ड्राइव स्टडी करनी शुरू की। इस तरीके से सिर्फ पॉइंट ए से बी तक पहुंचना ही शामिल नहीं है, बल्कि इन दोनों पॉइंट के बीच की जगह को ही कंप्रेस कर दिया जाता है। ये एक चेकआउट पेपर है। मान लीजिए आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 3 स्क्वायर से जाना जरूरी है, तो एक सीधी लकीर में तेजी से जाने की बजाय इन स्क्वायर को एक दूसरे में मिला दें ताकि हम पॉइंट बी पर पहुंच जाएं। अब इन स्क्वायरों को फिर पहले जैसी स्थिति में ले आएं। इससे अंतरिक्ष पहले जैसा हो जाता है और हम यात्रा भी पूरी कर लेते हैं, जबकि असल में हम बस एक जगह खड़े थे। एल्क्यूबियर ड्राइव इस तरह से काम करती है। ये स्पेस शिप के फ्रंट में स्पेस को कंप्रेस करती है और उसकी टेल के पीछे के स्पेस को एक्सपैंड करती है। तो थ्योरी के मुताबिक एल्क्यूबियर ड्राइव स्पेसशिप किसी भी स्पीड पर चल सकती है, यहाँ तक कि प्रकाश की गति से भी तेज। पर यह करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, यानी इसके लिए पूरे बृहस्पति ग्रह की मास एनर्जी जितनी ऊर्जा चाहिए। जब कुछ वैज्ञानिक एल्क्यूबियर ड्राइव को बेहतर बनाने पर काम कर रहे थे, तब बाकी वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी चीज के अंदर झांक रहे थे, जिसे वे ब्लैक होल कहते हैं। उनके मुताबिक एक ब्लैक होल इतनी भारी चीज है कि वह प्रकाश को भी अपने अंदर खींचकर ले जाएगी और उसे बाहर नहीं निकलने देगी। मान लीजिए कि एक गोलाकार ट्रैम्पलिन है। ये हमारा स्पेस टाइम है। हमने इसके बीच एक बास्केटबॉल रखी। ट्रैम्पलिन थोड़ा सा धंस गया। अब हम ट्रैम्पलिन पर जो भी चीजें रखेंगे वे सब बास्केटबॉल की तरफ लुढ़क जाएंगी। गुरुत्वाकर्षण भी इसी तरह काम करता है। पर अगर आप गोल्फ बॉल को बास्केटबॉल के पीछे से रोल करेंगे तो वो इस फनल से बाहर निकल पाएगा। अब एक भारी बॉलिंग बॉल को ट्रैम्पलिन के बीच में रखिए। ट्रैम्पलिन और भी ज्यादा धंस गया। अब ये गोल्फ बॉल बॉलिंग बॉल के साथ फनल में पक्का गिरेगी और इसे बच निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ब्लैक होल भी इसी तरह काम करता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के बीच में एक वर्म होल भी हो सकता है। ये इस ब्रह्मांड के पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच एक शॉर्टकट है। वापस उसी जगह के टुकड़े को देखें।
सीधे आगे बढ़ने के बजाय हम कागज को मोड़ते हैं ताकि पॉइंट ए पॉइंट बी के ठीक ऊपर आ जाए। अब हम कागज में ठीक उसी जगह पर एक छेद बनाते हैं और सीधे पॉइंट बी पर पहुंच जाते हैं। फिर इसे खोलकर इसे पहले जैसा कर देते हैं और देखिए आप अपनी डेस्टिनेशन पर आ गए। तो एक थ्योरी है कि अगर कोई स्पेसशिप ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में घुसे और वहाँ के हैरतअंगेज तनाव का सामना कर ले तो वो ब्रह्मांड के किसी भी दूसरे बिंदु से बाहर निकल सकता है, जहाँ वो वर्म होल ले जाएगा। ये बिंदु शायद दूसरी गैलेक्सी या पैरेलल यूनिवर्स भी हो सकता है। खैर, हमारी रिसर्च सफल रही और अब मिल्की वे के नक्शे को देखते हुए तकरीबन हम इसमें कहीं भी पहुंच सकते हैं। बस बसने के लिए सही जगह का चुनना बाकी रह जाता है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। उनमें से हर एक के आसपास जीवन के लिए उचित ग्रह हो सकते हैं। तो हमें इस सूची को छोटा करना होगा। सबसे पहले उन सितारों की तलाश करें जो बाकी सितारों के मुकाबले युवा हैं, तकरीबन हमारे सूर्य जैसे। उन सितारों के पास एक मानव कॉलोनी लंबे समय तक जिंदा रह सकती है। उसके बाद जब कोई तारा बूढ़ा हो जाता है तो वो फैलने लगता है और लाल हो जाता है। अपने जीवन के अंतिम चरणों में ये अपने चारों तरफ के सभी ग्रहों को सोख लेता है और फिर इनमें इतनी ताकत से विस्फोट हो सकता है कि उसका प्रकाश दर्जनों प्रकाश वर्ष दूर तक देखा जा सकता है। उसके बाद जिस जगह को हम मानव बस्ती बसाने के लिए चुने वह उस तारे के रहने लायक इलाके में होना चाहिए। ये एक स्वीट स्पॉट होना चाहिए जो ना तो उस तारे के बेहद करीब हो और ना ही उससे बहुत दूर। दूसरे शब्दों में कहें तो उस ग्रह पर पानी तरल रूप में होना चाहिए। साथ ही उस चुने हुए ग्रह की सतह ठोस होनी चाहिए ताकि हम उस पर रह सके। एक और जरूरी फैक्टर है उस ग्रह का साइज। अगर वो बहुत बड़ा होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल हम पर ज्यादा दबाव डालेगा और हमारे लिए उस ग्रह पर कूदना, चलना और वजन उठाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की आदत है। पर अगर ग्रह बहुत छोटा हुआ तो हम वहाँ खुद को ज्यादा ताकतवर महसूस करेंगे। हम ऊंची छलांग लगा सकेंगे और भारी वजन भी बड़ी आसानी से उठा लेंगे। पर तब हमारी मसल्स टोन खो देंगी और हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो हमें एक ऐसे ग्रह की तलाश है जिसका आकार पृथ्वी के बराबर हो। कुल मिलाकर हमारे पास करीब 1 लाख तारामंडल हैं जो हमारे लिए उचित हैं। तो हम खोज और कॉलोनाइजिंग शुरू करते हैं और हमारा पहला टारगेट यहाँ है। हमने इस ग्रह का नाम रखा है न्यू होम। हमने अपनी प्रकाश की गति से भी तेज इंजन चलाया और लो हम पहुंच गए। हालांकि ये ग्रह हमारे सभी क्राइटेरिया पर फिट बैठता है, पर अभी इसे घर कहना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान, ढेर सारे क्रेटर और घाटियों के सिवाय कुछ नहीं है। हमें इस जगह को धरती जैसा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस ग्रह का टेराफॉर्मिंग फेज शुरू होने वाला है, यानी हम यहाँ की जलवायु और इसके वायुमंडल को बदलने जा रहे हैं। हमें यहाँ पर करीब 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन की जरूरत है ताकि हम यहाँ बिना स्पेस सूट के सांस ले सकें। इसीलिए हम एयर प्लांट्स लॉन्च कर रहे हैं। बाकी प्लांट्स पानी प्रोड्यूस करेंगे। हम पावर प्लांट्स भी बना रहे हैं और अपने स्पेसक्राफ्ट के लिए ईंधन का उत्पादन करने के लिए भी एक प्लांट बना रहे हैं। आखिरी मगर बेहद जरूरी चीज है फूड एक्सट्रैक्शन। एक बार जब सब तैयार हो जाए तो ये कॉलोनी आत्मनिर्भर होकर यहाँ रह सकेगी और कई शताब्दियों के बाद ये ग्रह इतना डेवलप्ड और पॉपुलेटेड हो जाएगा कि ये लोग भी पड़ोसी दुनियाओं को कॉलोनाइज करने के लिए एक अभियान भेज देंगे। इसीलिए कई लाखों सालों से मानवता मिल्की वे में अपना वेब तैयार कर रही है। एक ग्रह से दूसरे पर पहुंचकर हमने अपनी गैलेक्सी को कॉलोनाइज कर दिया है। मानवता का वजूद अब सिर्फ कई ग्रहों पर ही मौजूद नहीं बल्कि अब इंटरस्टेलर में भी है। हमारा अगला लक्ष्य है कि अब खुद को इंटरगैलेक्टिक स्पीशीज बनाना है। ये हमारी मिल्की वे है। अब इसे जूम आउट करें। ये गैलेक्सियों का लोकल ग्रुप है। इनमें से हर एक गैलेक्सी में लाखों तारे हैं जिनको हम कॉलोनाइज कर सकते हैं। हमें वहां तक पहुंचने के लिए 50 लाख प्रकाश वर्षों की यात्रा करनी होगी। फिर से जूम आउट करें। वर्गो सुपर क्लस्टर, यहाँ हमारी गैलेक्सी जिससे 2 क्लस्टर हैं। दोबारा जूम आउट करें। हमारे घर से 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर पड़ोसी सुपर क्लस्टर्स। अब हर एक गैलेक्सी एक छोटी बिंदी जैसी दिख रही है और यहाँ ऐसी हजारों लाखों गैलेक्सियां हैं। और ज्यादा जूम आउट करें। पृथ्वी से 14 अरब प्रकाश वर्ष दूर ये हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। यहाँ करीब 20 खरब गैलेक्सियां हैं। अगर हम प्रकाश की गति से 1000 गुना तेज गति से चलें, तब भी हमें यहाँ के 1% सितारों को कॉलोनाइज करने में भी अरबों साल लगेंगे। पर अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के नक्शे पर एक कोल्ड स्पॉट है। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि ये हमारे ब्रह्मांड के एक पड़ोसी ब्रह्मांड के साथ टकराने से बना निशान है। वे कहते हैं
कि ब्रह्मांड बुलबुले जैसे हो सकते हैं। हर एक ब्रह्मांड में खरबों गैलेक्सियां हैं। एक बार ऐसा बुलबुला हमारे ब्रह्मांड से टकराया और उसके गुरुत्वाकर्षण बल ने हमारे ब्रह्मांड की गैलेक्सियों के क्लस्टर्स को चीरकर उन्हें हमारे ब्रह्मांड से बाहर कर दिया। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि पैरेलल यूनिवर्स भी मौजूद है। अब तो हमारे पास खोजने के लिए और भी बहुत कुछ होगा, इंसानों को बसाने के लिए, नई दुनियाओं की खोज करने के लिए और ईटी सिविलाइजेशन से संपर्क करने के लिए। वाकई हमारे पास अनंत संभावना है। मजेदार लगा ना?